Morning student, today is your SS subjects. Let's start with our new chapter number 2. Okay, open your textbook. तो चैप्टर 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है और उसके रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. मतलब क्या, इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. Due to the vast natural diversities, the climatic condition differ from region to region. और जिस तरह से एरिया अलग अलग डिफर इतना वास्ट है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी हर एक एरिया वाइज, रीजन से रीजन में उसकी मतलब जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो भी अलग अलग है. क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या होता है, मतलब कि जो एवरेज वेदर है, ठीक है, लॉन्ग टाइम, मतलब अपने यहाँ क्या 2-3 महीने का, 4 महीने का ये सीज़न रहता है, समर विंटर. लॉन्ग पीरियड का जो टर्म रहता है उसको क्लाइमेट, उसको डिपेंड रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन, उसको क्लाइमेट बोलते हैं. मतलब एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जो जगह की एल्टीट्यूड, हाइट, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स का लोकेशन कहाँ पे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, और वो जगह जो ओशन और सी से कितनी दूर है उसका डिस्टेंस कितना है. टाइड्स एंड करंट्स ऑफ द सी और द ओशन एंड फॉरेस्ट कवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस. तो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस जगह की, जो एरिया मतलब कितनी ऊंचाई पे, उसके लोकेशन, माउंटेन्स के लोकेशन किस है, उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सी से, ओशन से, या फिर फॉरेस्ट का, जो भी जो ये सारी चीज़ें वो किस उसके ये सब चीज़ों पे उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड है और वो उसका इम्पोर्टेंट रोल है. इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. अब इंडिया जो है वो का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में. ठीक है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द मिडल ऑफ द कंट्री. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द कंट्री से पास होती है. ड्यू टू दिस द नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस ए कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्म इन द सेंट्रल रीजन. तो उससे क्या होता है कि नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, तो उसमें क्या वो वहाँ पे कूलर क्लाइमेट रहता है. ठीक है, मतलब ठंडा मौसम रहता है. और जो बीच सेंटर वाले पास में जहाँ से ट्रॉपिक कैंसर पास होती है, दैट इज़ वहाँ पे सेंट्रल रीजन में वार्म होता है, गर्माहट होती है. ठीक है. सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट. अब बहुत सारी हमारी जो कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कोस्ट से, मतलब दरिया किनारे से 1500 किलोमीटर दूरी पे है. ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन विद बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सीवियर. वैसी जगह पे एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा विंटर्स में ठंडी भी होती है और बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब गर्मी में गर्मी भी इतनी होती है. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादातर मतलब. However, the places situated at higher altitudes are cooler. Example श्रीनगर एंड मनाली. और जो प्लेसेस ऊंचाई पे है, सिचुएटेड है, ठीक है, ऊंचाई हाइट पे है, वो बहुत ज़्यादा कूलर ठंडे होते हैं. एग्जाम्पल श्रीनगर या मनाली. गर्मियों की छुट्टी में सब लोग जाते हैं ना ऊंचाई में, गर्मी की वजह से श्रीनगर जाते हैं, कोई मनाली जाते हैं, राइट. तो ये आपका मैप है. रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स. इंडिया में जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है, वो सीजनल विंड, जो हवा होती है वो सीजन के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड है. दिस विंड डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. और जो हवा है वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट मतलब ब्लो नहीं करती, हवा नहीं आती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है. दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसीलिए सीजनल विंड एक डायरेक्शन नहीं होती, अलग अलग होती. इसी वजह से हमारे देश के जो अलग अलग पार्ट में हमारे जो रेनफॉल होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से होता है, राइट.
Thus, Meghalaya and Assam experience heavy rainfall wherever there is scanty rainfall in the desert or region of Rajasthan. और इसी वजह से जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी वजह से मेघालय और आसाम में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और जो राजस्थान का डेजर्ट रीजन है वो बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पे, राइट। सदर्न इंडिया बीइंग ए पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलॉन्ग इट्स थ्री साइड। साउथ जो सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया है, वो ऐसे पेनिनसुला बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलॉन्ग, जिसकी 3 साइड में पानी हो, एक साइड ज़मीन हो, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। सदर्न इंडिया है वो वैसा ही पार्ट है। ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। ऐसी जहाँ प्लेसेस है वहाँ पे जो सी कोस्ट के पास है वहाँ पे क्या है, वो कैसे एक्सपीरियंस करती क्लाइमेट, मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं। कॉन्सिक्वेंटली दिस एरियाज एंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट, इसलिए ये जो एरिया है वो मॉडरेट क्लाइमेट सब लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं ये एरिया में। द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है जो ईस्ट और वेस्ट साइड के साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल, इसमें भी सीजनल रेनफॉल की इफेक्ट होती है। विंड चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन इन स्पेशल फीचर ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया एक्सपीरियंसिस ऑल द 3 सीजन्स, विंटर, समर एंड मानसून। और इंडिया में 3 सीजन के हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विंटर, समर एंड मानसून। तो विंटर पहले, इंडिया एक्सपीरियंसिस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अभी क्या चल रहा है आपको पता है ना, अभी विंटर चल रहा है। कौन सा मंथ है अभी हमारा? जनवरी। तो हमारे इंडिया में कोल्ड वेदर कब शुरू होता है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी में भी अभी रहेगा, अभी जनवरी में भी ठंड पड़ रही है, राइट। फरवरी में भी अभी आपको देखने को मिलेगा। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। किस वजह से होता है? क्योंकि सन की जो रेस पड़ती है वो स्लैंटिंग पड़ती है। स्लैंटिंग मतलब स्लोपी, इस तरह से ऐसे ऐसे पड़ती है, इसको क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग, राइट, विंटर में। इसलिए टेम्परेचर फॉल गिर जाता है, इस वजह से हमको ठंडी हम लोग महसूस करते हैं। प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। लेकिन जो प्लेसेस है नॉर्दर्न साइड में, वो शिमला में, दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर टेम्परेचर होता है। अभी आप देखोगे दिल्ली साइड, वहाँ पे ऊपर की साइड, तो वहाँ पे तो स्नो गिरता है, बर्फ़ हमको देखने को सुनने को मिला कि वहाँ कश्मीर में देखा होगा आपने, पिक्चर न्यूज़ में आता है ना, तो स्नो गिरा हुआ, सब लोग स्नो में खेलते हैं, सब लोग बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ियों पे स्नो है ना। तो अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। मैनी ए टाइम द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम्स। बहुत बार टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इस वजह से स्नोफॉल वहाँ पे होता है। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन सदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपेरेटिवली नियरर टू द इक्वेटर। ये जो सदर्न इंडिया है वो वहाँ पे कभी कोल्ड नहीं था, क्योंकि ये इक्वेटर के नियरर है, ठीक है। नाउ समर। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। इंडिया में समर सीजन कब? हम लोग फरवरी के बाद धीरे धीरे फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती है ना, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई तक ये गर्मी चालू रहती है। ड्यू टू द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। और बाद में क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेस फॉल होती है। पहले विंटर में स्लैंटिंग होती है, लेकिन समर में ऐसी रेस फेल होती है, तो नियर द ट्रॉपिक, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा काफ़ी हाई हो जाता है। In many places of central and western India, temperature ranges between 45 डिग्री सेंटीग्रेड to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग अप्रैल जून। अप्रैल जून में सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में 45 से लेके 50 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट। और राजस्थान में जो डेजर्ट है वो भी बहुत गर्म हो जाता है। पता है ना, हम लोग वैकेशन, हमारा समर वैकेशन होता है, गर्मी में बाहर नहीं निकलती, लू लग जाती है ना। तो समर में बहुत जाता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, ठीक है। अब है मानसून। मानसून इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। मानसून इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है, क्योंकि पानी आएगा तभी तो हमारी क्रॉप्स ग्रो होगी और हमको खाने को मतलब फूड्स मिलेंगे, सब्जियां और जो भी होती है वीट वगैरह, गेहूँ, चावल, जो मतलब खेत में खेती बाड़ी होती है तभी तो सबको खाने को मिलता है। मतलब मानसून नहीं होगा तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, हर चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं, है ना।
इट लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और ये जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक है, मानसून की सीजन। इंडिया रिसीव अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, और इसी महीने में इंडिया को 80% रेनफॉल मिलती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, और जो हवा, जो विंड के रेनफॉल की हवा जो कहाँ से होती है, अरेबियन सी से आती है, वो कहाँ से इंडिया में एंटर कहाँ से होती है, केरला में से, मलाबार कोस्ट से वो एंटर होती है। डेट रीजन रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, अबाउट 300 सेंटीमीटर। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। और जो विंड्स कहाँ से बे ऑफ बंगाल से आती है, वो कहाँ पे कौन से अलग अलग पार्ट में बारिश होती है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो जाती हुई बारिश, जो हवा जाती है वापस से, तो वो कहाँ से जाती है, नॉर्थ साइड से, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहाँ पे बारिश कब होती है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जाते बारिश, हवा जो जाती है, विंड, वो उस टाइम पे इधर से जाती है, इसलिए बारिश वहाँ पे इस टाइम पे होती है, राइट। नाउ टर्न द पेज। और ये जो मैप है उसमें आपको रेनफॉल कितनी कहाँ पे कौन से एरिया में देखने को मिलेगी, सारा वो डिटेल लिखिए, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट की इफेक्ट क्या होती है ह्यूमन लाइफ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट हैज़ अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में क्लाइमेट की इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन द डाइट, लाइफ स्टाइल एंड नेचर ऑफ द पीपल। ये इफेक्ट कैसी होती है, पता चलता है हमको, डाइट यानी खाने के ऊपर, लाइफ स्टाइल तुम्हारे रहने सहन, और तुम्हारा नेचर होता है ह्यूमन का नेचर। जैसे अभी ठंड हो रही है तो हम स्वेटर पहनते हैं, राइट, बहुत से 2-3 कपड़े पहन के जाते हैं हम लोग बाहर। बारिश होती है तो रेनकोट पहनते, तो वो तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। ठंड गर्मी होती है, समर में आप कॉटन कपड़े पहनते हो, ठीक है। और तुम्हारा खाना भी विंटर है, तुमको गरम गरम खाने को चाहिए, तुम गरम गरम खाते हो, और समर में तुम ठंडा खाते हो, ठंडा खाना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा होता है ना। तो ये क्लाइमेटिक की इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। राजस्थान फेसिस वाटर स्कैसिटी, हैंस मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वेल टेरेसिस टू स्टोर वाटर। अब क्या, राजस्थान को बहुत ज़्यादा पानी की कमी पड़ती है, इसलिए वो लोग वहाँ के घरों में ऐसे टेरेसिस होती है जहाँ पानी वो स्टोर कर सके। People in northern India use woolen garment to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer cotton cloth to protect themselves from heat. अब जो नॉर्दर्न इंडिया में है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम ठंडी होती है, तो वो लोग वूलन गारमेंट, वूलन कपड़े पहनते हैं। और साउथ इंडिया में हीट ज़्यादा होती है, तो वो लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं। People of desert region wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. अब जो डेजर्ट रीजन है राजस्थान में मोस्टली, वो लोग क्या कैसे कपड़े पहनते, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते, ताकि वो हीट से, कंटिन्यूस हीट आती है उसमें से अपने आप को बचा सके। और जो कंटिन्यूस सैंड होती है डेजर्ट एरिया में से, रेती उड़ती हुई, उससे भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विथ ए क्लोथ पीस, लार्ज हैंडकर्शिफ टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड द हेयर फ्रॉम द सैंड। वो अपने सिर को भी उससे एक बड़े से कपड़े को या फिर हैंडकर्शिफ, रुमाल से बांध के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनके बाल खराब ना हो। मिट्टी उड़ती रहती है ऑलवेज, इसलिए वो ऊपर बांधते हैं ना फेटा जैसा, तो वो इसलिए वो लोग बांधते हैं, उनका ड्रेस हो जाता है। Due to the very climatic condition across India, the people of Gujarat are usually engaged in business. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज ऐसे अलग अलग होती है, इसलिए गुजरात के जो पीपल है वो बिजनेस में एंगेज होते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स, मतलब पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। पंजाब के जो रहते हैं वो सोल्जर्स होते हैं, और जो नॉर्दर्न इंडिया के हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलर इन नॉर्मड्स और डेजर्ट आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। नॉर्मड्स में आदिवासी जो होते हैं डेजर्ट के, वो जानवरों को पालने में एंगेज होते हैं, राइट। फिर वीट इज स्टेपल फूड ऑफ द फॉर द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात। तो वीट जो है वो स्टेपल फूड होता है, मतलब रोजिंदा फूड जो रहता है गुजरात का। वाइल राइस एंड फिश फ्रॉम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। और राइस और फिश वो किसकी फूड होता है, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल का स्टेपल, मतलब रोजाना रूटीन में जो खाते हैं वो फूड।
नाउ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में, एंड यूज विच कैन बी स्टोर्ड, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, एंड यूज बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी कैपेसिटी, और उसको यूज़ कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, उसकी कैपेसिटी को, एंड यूटिली, एंड विच बिकम एन अवर हेरिटेज कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स, क्या बोलेंगे, रिसोर्स. Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives and offer concerted solution towards problem. Of resources वो भी है जो हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. Anything that can be aimed at and used to accomplish human necessities also becomes a resource. जो human being की necessities को complete करती है, that is also resource. The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil, hence could not utilize it. जो पहले के लोग थे, जो पीपल थे, उनको पता नहीं था ना कि हमारी ज़मीन के नीचे सरफेस ऑफ द सॉइल में भी मिनरल्स है, अवेलेबल है, और उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो उनको ये बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाते थे. डेट इज़ वाई दोज मिनरल्स वेर नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्स, इसीलिए वो मिनरल्स को हमने रिसोर्स कंसिडर नहीं किया है. बट दिस रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन. लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न मैन है, अभी की जो पब्लिक मैन है, उन्होंने इसका प्रॉपर यूज़ किया है. तो थिंग्स दैट हेल्प इन मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन. जो चीज़ ह्यूमन बीइंग को अपने वेलफेयर, अपने डेवलपमेंट और सेटिस्फाई करती है हर डिमांड को, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज फॉर मैन. ठीक है, ये चैप्टर मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. आगे का चैप्टर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, ओके देन, गुड बाय.